हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर फिजिक्स पे। तो आज जो क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ है 4 मार्च 2023 के अंदर क्लास 10th जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ उसके रिगार्डिंग जो इसका सॉल्यूशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो फिजिक्स का पोर्शन है सेट 1, सेट 2, सेट 3 के अंदर। ओके, इसके अंदर एक क्वेश्चन रॉन्ग भी है। रॉन्ग मीन्स उसके हो सकता है आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिल जाए। ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो उसके आपको श्योर मिल सकते हैं, चांसेस हैं। तो हम बात करते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। और जो वीडियो थी कितनी ज़्यादा हेल्पफुल थी ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर इस वीडियो के जैसे मेरे 2 क्वेश्चन 3 जितने भी आप लोगों के हुए, क्योंकि सारे आइडिया वही थे, न्यूमेरिकल्स वहीं से आए थे, सारे जितने भी थे आपके पास। आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, स्टेटमेंट कभी मैच नहीं होती। और जो क्वेश्चन थे ओम्स लॉ था, और ये जो होते हैं सिंपल स्टेटमेंट बेस, ये तो डायरेक्ट ही होते हैं। तो आइए सेट 1 की बात करते हैं। सबसे पहले सेट 1 जो है इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। सेट 1 में क्या पूछा गया था? ओनली फिजिक्स पोर्शन। आप लोग अपना मैच कर लेना, और कोई अगर आपको लगे सजेशन कि सर इसका ये आंसर हो सकता है तो वो भी कमेंट में जरूर करें, कमेंट में जरूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। सेट 1 मेरे पास है तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास, रिलेशन गिवन थी, एक्सप्रेशन थी क्यू में, आई में, टी में, क्यू में, वी में, डब्ल्यू में। पूछी थी इनमें से कौन सा आपके पास ठीक होगा। तो प्यारे बच्चों में बता दूं आप लोगों को, आई जो होता है करंट, जो मैंने बताया था आपको, आई होता है क्यू बाई टी। और जो पोटेंशियल होता है वी होता है वो होता है वर्क डन बाई चार्ज। आप स्क्रीनशॉट लेके देख भी सकते हैं, पीछे के जो थे सेम मैच हो रहे थे। अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन था, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, आई इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। और यहां से क्या था सेकंड आपके पास, v इंटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, तो ये ऑप्शन था आपके पास। इसका सेकंड पार्ट जो था बी, जो ये था आपके पास, वो इसका आंसर करेक्ट था। ये क्वेश्चन नंबर 13 है फिजिक्स का, सेट 1। ओके, मार्क कर लेना, अपना चेक कर लेना, ठीक है गलत है। अब 14 जो है क्वेश्चन नंबर, इसकी बात करते हैं। अब इसमें क्या था आपके पास, इस प्रकार से ईस्ट था, वेस्ट था आपके पास, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे बनाई हुई थी। यहाँ पे जो एरो, ये जो मेंशन थी, एरो का कोई लॉजिक नहीं था ऊपर की तरफ। अगर बात करें सर एरो का क्या मीनिंग था, ये हो सकती है आपके पास प्रिंटिंग जो एरर होती है, डायग्राम जब बनाते हैं कैलकुलेटर में, एरो डायरेक्ट नहीं हो पाती, तो वहां से इसके अंदर दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस क्वेश्चन के हो सकता है सही बच्चों को 1 नंबर जो है ग्रेस मार्क्स मिल जाए। जिस सेट के अंदर एक क्वेश्चन आया उसके अंदर 1 मार्क्स मिल सकता है, अगर ऑब्जेक्शन लगेगा तब। ओके, तो अब बात करते हैं, हाँ इसका ऑब्जेक्शन कैसे मिलता है। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है, ए बी सी डी में से कुछ भी फिल किया, तो सभी बच्चों को वो 1 मार्क्स मिलता है। ओके, चाहे तो आप लिख सकते हैं। उसमें क्या था, इस प्रकार से एरो लगा रखी थी, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए एरो। यहाँ पे एक सिंपल लाइन होगी, और आपके पास डायरेक्शन इसने क्वेश्चन के अंदर बताई थी। क्या बताया इसने? बताया कि करंट तो इससे वेस्ट जा रहा है, और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो नॉर्थ से साउथ है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड साउथ है। उसने पूछा था आपके पास द डायरेक्शन ऑफ जो फील्ड है उसके बारे में पूछा था। एक करंट, कांस्टेंट करंट फ्लोज इन ए हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज शोन इन द फिगर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ एट ए पॉइंट। वो पॉइंट कहाँ होगा, किस पॉइंट पे होगा? तो प्यारे बच्चे बता दो, ये राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगेगा। किस प्रकार से लगेगा? करंट की डायरेक्शन में थंब होता है, मैं बता दूं। और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ बोली, साउथ मतलब नीचे। नीचे ये जैसे मेरे आप कर्वेचर देख रहे हो, साउथ में तभी जाएंगी जब वो पॉइंट डायरेक्टली क्या होगा, इस ये जो वायर है इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा। अगर ये पॉइंट सर ऊपर होता तो क्या होता, करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ऊपर का मतलब ये हाथ ऐसे और बंद होगा तब नॉर्थ की तरफ जाएगा, और ये पॉइंट फिर ऊपर होगा तो नॉर्थ की तरफ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था साउथ की तरफ जाएगा, तो साउथ की तरफ जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? डायरेक्टली बिलो द वायर। बी पार्ट था आपके पास ऑप्शन, डायरेक्टली बिलो द वायर। ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, डायरेक्टली बिलो द वायर। अब नेक्स्ट की बात करता हूं आपके पास। नेक्स्ट क्या था, इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट। किलोवाट क्या होता है आपके पास? पावर होती है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन 15। 1 किलोवाट जो आपके पास क्या होता है, किलो मींस होता है 1000। ओके, इतने वॉट। और साथ में क्या बोला इसने, पावर यहाँ पे वोल्टेज दे कितने पे ऑपरेट हुआ, 220 वोल्ट पे। तो करंट पूछा गया कि करंट कितना ड्रॉ करेगा, करंट की वैल्यू पूछी गई। तो आपको पता है पी के फॉर्मूले, वी इंटू आई भी होता है, वी स्क्र आर भी होता है, आई स्क्र आर भी होता है। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसके लिए? ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? P इज इक्वल टू 1000 वॉट इज इक्वल टू V 220 इंटू आई।
आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपके पास फाइंड आउट कर सकते हो। 1 किलोवाट था, 220 था। हाँ, इसके अंदर ये नहीं पूछा करंट कितना, इसने पूछा था मैक्स मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर। फ्यूज वायर की रेटिंग क्या होगी वो पूछा गया था। अभी बताते हैं आपको क्या रेटिंग होगी। 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ से 2 से 11, 2 से आपके पास आएगा 50। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 पे जाएगा 44, फिर आपके पास 6 आएगा, फिर आपके पास नेक्स्ट 5 पे जाएगा 4.5 समथिंग इतने एम्पियर आएगा। ये तो आपके पास करंट है जिसके ऊपर ये काम करेगा। अब रेटिंग कितनी दी थी, 1 एम्पियर था ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में 2 एम्पियर था, थर्ड में 4 एम्पियर था, फोर्थ ऑप्शन में था 5 एम्पियर। अब बहुत से बच्चों ने समझ नहीं पाया कि आंसर करना क्या था। करंट रेटिंग क्या होती है, उस वैल्यू से ऊपर अगर करंट दिया जाएगा तो जो फ्यूज है उड़ जाएगा। अब ये इतने पे काम करवाना उसको, इतने करंट पे। अब सपोज आपने 4 का फ्यूज लगा दिया और करंट 4.5 है, उसकी लिमिट से एक्सीड हो जाएगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो उसके लिए सेफ क्या है, सेफ लिमिट रेटिंग की कितनी, 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर यूज करोगे तो 4.5 इजिली चलता रहेगा, तो वो डिवाइस काम करता रहेगा। तो इसका आंसर था 5 एम्पियर। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास था फॉर ए करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड, एक सोलेनोइड है आपके पास, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड इस प्रकार से दिया हुआ था। इसमें चारों में से आपको इनकरेक्ट पूछा गया था कि इनकरेक्ट कौन सा होगा। नॉर्थ साउथ। फर्स्ट तो था, किसने बताया कि इनसाइड द सोलेनोइड क्या होती है, पैरेलल फील्ड लाइन होती है। ये पैरेलल फील्ड लाइन शो क्या करती हैं, जो भी पैरेलल फील्ड लाइन होती हैं, पैरेलल डॉट होते हैं, पैरेलल क्रॉस होते हैं, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड बोला है द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड कैन मैग्नेटाइज द सॉफ्ट आयरन, बिल्कुल वो मैग्नेटाइज करता है अगर सॉफ्ट आयरन को यहाँ पे रखी जाती है। थर्ड बोला जो पैटर्न होता है ना फील्ड लाइन का, वो डिफरेंट होता है टू दैट ऑफ फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू बार मैग्नेट, लेकिन ऐसा नहीं होता। बार मैग्नेट और जो यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बिल्कुल सेम, अगर आउटसाइड देखा जाएगा सेम फिनोमेना, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सी इसका राइट आंसर था। फोर्थ में पूछा उसने कि नॉर्थ और साउथ की पोलैरिटी बदली जा सकती है, बिल्कुल बदली जा सकती है अगर करंट की डायरेक्शन बदली जाए या फिर बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दी जाए, जैसे कि आप सभी को बताया भी था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। सी क्यों होगा, इन्होंने डिफरेंट लिख दिया, आएगा क्या, सेम। ओके, इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपके पास आंसर क्या आएगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन रीजन है अपना फिजिक्स का 20 असर्शन रीजन में क्या है, असर्शन आपके पास है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज में मैंने कल की वीडियो में ही बताया था, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाते हैं, दो डायरेक्शन हो जाते हैं। मैग्नेटिक नीडल जो होती है, कंपास जो होता है, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हूँ, तो ये उसका रीजन होता है। लेकिन रीजन इन्होंने क्या लिखा, कोई और ही स्टेटमेंट लिखी। ट्रू तो दोनों ही है बट एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका क्या आएगा, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका राइट आंसर ये आएगा। सेकंड में इसने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीज एज द करंट इन द वायर इंक्रीज। करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और थर्ड क्या होता है, अगर एयर गैप जो है सोलेनोइड का वो कम कर दिया जाए तब भी बढ़ेगा। है बात दोनों ही ठीक है, लेकिन रीजन क्या है, ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाती चीजें। एक अलग स्टेटमेंट है, एक अलग है। ठीक है, बोलते हैं ना कोई तो होली की गा रहा है, तू दिवाली की गा रहा है, दोनों है तो फेस्टिवल, लेकिन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है। इस प्रकार से अगर बात की जाए तो यहाँ पे यही था, असर्शन और रीजन जो है दोनों ही करेक्ट है। ए इज ऑल्सो करेक्ट, आर इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन में तो ये था कि दोनों ही करेक्ट है और एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एग्जैक्ट में है क्या, दोनों इंडिविजुअल है, दोनों का आपस में कोई मेल ही नहीं है। तो इसका जो बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बी इसका आंसर आएगा, बी राइट आंसर आएगा। बहुत से बच्चों ने ए भी किया, और तो ए इसका रॉन्ग आंसर, ए इसका नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास इन्होंने एक डायग्राम इस प्रकार से बनाया था। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन 25 के अंदर इस प्रकार से आपके पास डायग्राम है। मोस्टली पेपर सेम ही है, एक दो क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है, उसके बारे में अभी बता दूंगा। ये आपके पास यहाँ रेटिना बनेगा, डायग्राम इस प्रकार से एग्जाम के अंदर गिवन था। ठीक है, यहाँ लेंस था इस प्रकार से, और यहाँ से रेज ऐसे निकाली हुई थी, और इनको बिल्कुल यहाँ पीछे किसी पॉइंट पे ऐसे मिलाया हुआ था। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये पूछा गया था कि डिफेक्ट कौन सा है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन। अब नियर पॉइंट ही उससे फोकस नहीं हुआ रेटिना पे, इस पॉइंट पे रेटिना पे नहीं हो पाया। ये जो एग्जैक्ट में आपके पास ये रेटिना जो रीजन होता है उसे पीछे जाके बनाया। पहले तो डिफेक्ट क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया फर्स्ट पॉइंट, हाइपरमेट्रोपिया।
अब इसके जो डिफेक्ट जो दूर किया जाता है ना, ये हाइपरमेट्रोपिया, ये दूर करते हैं हम किससे? कॉन्वेक्स लेंस से। यहाँ कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और ये लेंस किसकी वजह से होता है? जो आई बॉल है ना, इसका साइज स्मॉल हो जाता है। आई बॉल जो इसका साइज स्मॉल हो जाता है, जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया, और ये क्या होता है? लेस क्राउड हो जाता है, ये रीजन होता है। ब्लड सेल है उनका भी यहाँ पे लॉजिक होता है, रीजन होता है। इन सब के बारे में ये बताया जाएगा। ये लेंस आपके पास ये सिलरी मसल्स होते हैं। सिलरी मसल क्या करती हैं? ये जो लेंस है ना, इसकी पोजीशन को रिलैक्स जब हो जाती है सिलरी मसल, तो फोकस नहीं कर पाता। जैसे नींद की अवस्था जो होती है उसमें इंसान आराम से फोकस नहीं कर पाता। जिस प्रकार से एक ड्रंक पर्सन है, मतलब जिसने ड्रिंक कर रखी है, तो वो क्या करता है? उसको अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। तो वही सेम काम होता है। जो सिलरी मसल्स होती है जब रिलैक्स हो जाती है, तो जब जैसे एकदम से नींद से हम उठते हैं, तो उस जो सिचुएशन होती है, तो हम सभी चीजों को डायरेक्टली फोकस नहीं कर पाते। ओके, तो ये सिलरी मसल्स का काम होता है, इसकी पोजीशन को रिलैक्स करना, पोजीशन को टाइट करना। ठीक है, सिलरी मसल। बीच में सस्पेंसरी लिगामेंट भी होते हैं, वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछा गया था। ये इसके अंदर हो गया आपके पास, किस लेंस से दूर किया जाएगा, तो आराम से बता देंगे। नेक्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल था, जिसका बहुत इंतजार था, और मैंने बताया भी था कि न्यूमेरिकल जरूर पूछेंगे VUF से, तो वही न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा गया है। जैसा कि एज एक्सपेक्टेड था वैसा ही यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो अभी बताता हूँ आपको कि क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पार्ट ए है। ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है। सबसे पहले मैंने बोला था कि सारे पॉइंट आप लिख लेना जो भी यहाँ पे गिवन है। 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी आई लिख दिया था। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। यू को वैसे हमेशा ही नेगेटिव लेना किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। इज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस। लेंस गिवन है कॉनकेव। कॉनकेव वर्ड कभी भी आ जाएगा तो हम फोकल लेंथ को क्या लेंगे? नेगेटिव। जैसे मैंने बताया था फोकल लेंथ भी यहाँ गिवन है, तो फोकल लेंथ ली जाएगी -80। यू भी हमेशा क्या ले जाता है? नेगेटिव। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इमेज डिस्टेंस वी फाइंड आउट करना था। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल जिसको बोलें। लेंस है तो प्यारे बच्चों लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u = 1/f। अब फाइंड आउट क्या करना था? पोजीशन ऑफ इमेज। तो क्या करेंगे? v को इस साइड 1/f + 1/u। अब f कितना है यहाँ से अगर देखा जाए तो फोकल लेंथ है -18। u कितना है यहाँ पे अगर देखा जाए तो u है -20। इस प्रकार से पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? एलसीएम का फाइंड आउट करना था। 20 और 18 का हमारे पास कितना एलसीएम आएगा? 180 में एलसीएम लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये कितने पे जाएगा? -10। और इसकी अगर बात करो माइनस में, ये जाएगा आपके पास कितने पे? 9 पे। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/v = यहाँ से v की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों -180/19। अगर यहाँ तक भी अगर आप इसको लिख आते पेपर में, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा। पॉइंट ऑफ निकालते हैं तो और अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ तक आप लेफ्ट कर सकते थे इसको। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन नहीं पूछा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज पूछी है। HI, हाइट ऑफ इमेज। हाँ, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u। माइनस साइन होता है मिरर में, लेकिन ये लेंस है तो लेंस का ध्यान रखेंगे। HI, HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी, जो आपके पास यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर। V आपने फाइंड आउट किया -180/19। और U जो आपके पास आएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, U गिवन है -20। -2 माइनस आपके पास कैंसिल होगा, 0 2 0 2 9 जा। HI = 9 5 जा 45, 45/19 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या होगी? हाइट ऑफ इमेज। तो ये इसके आंसर थे। इस प्रकार से आप इसको कर सकते थे। पॉजिटिव साइन ये बता रहा कि इमेज उसी डायरेक्शन में बनेगी। इमेज डिस्टेंस पूछी थी। मैग्निफिकेशन इन द केस, हाइट ऑफ इमेज नहीं पूछी आपके पास, ये वैसे ही फाइंड आउट कर दे मैंने। ठीक है, इसको मत लिखना आप, चाहे जो पार्ट है ये इतना नहीं पूछा था, मैंने ध्यान से देखा नहीं। आपके पास मैग्निफिकेशन पूछा था, कोई बात नहीं। मैग्निफिकेशन होता है क्या? v/u। v आप लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया -180/19। और u आपके पास कितना? -20। -2 माइनस कैंसिल, 0 9। सो आंसर विल बी 9/19। ये आपके पास यहाँ से आंसर रहेगा मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन ही कोई यूनिट नहीं होती, तो ये आपके पास मैग्निफिकेशन रहेगा। ठीक है, एक नेक्स्ट पार्ट एक और था इसका, और मैं वो बताता हूँ, हो सकता है और बच्चों ने यही किया हो। हाँ, इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं। एक पार्ट इसका कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में क्या, कंपेयर द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, इस केस में मैग्निफिकेशन बी पार्ट इसका सेकंड पार्ट है, और एक आपके पास है एंड कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस है एक कॉन्वेक्स लेंस है। मैग्निफिकेशन के बारे में आपको बताना, व्हेन बोथ द लेंसेज फॉर्म विर्चुअल इमेज, विर्चुअल इमेज के बारे में पूछा गया है। अब कॉनकेव में विर्चुअल ही होती है, विर्चुअल एंड डायरेक्ट, बट इसमें क्या होता है, जो साइज होता है ना इमेज का वो स्मॉल होता है, साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें विर्चुअल इमेज होती है ना, उसमें जो साइज होता है वो लार्ज होता है, मैग्नीफाइड आप लिख सकते हो। ये आपको यहाँ पे बताना था कि साइज जो होगा मैग्नीफाइड होगा। किस प्रकार से होगा, डायग्राम बता देता हूँ। आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ फोकस है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाता है, पैरेलल रे आती है, दूसरे फोकस से पास करेगी, एक यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। जिंदगी में कभी भी नहीं मिल सकती दोनों रे, लेकिन क्या होगा, जब भी इनको पीछे बढ़ाया जाएगा एक पॉइंट पे, तो उस केस में चांसेस है कि ये दोनों मिले, तो इस इमेज को बोलते हैं विर्चुअल इमेज। अब इसका साइज देख सकते हो आप लोग, ये तो साइज इस साइज से बहुत बड़ा है। ओके, ये रीजन था इसका कॉन्वेक्स का। कॉनकेव में क्या होता है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, जहां मन करे वहां ऑब्जेक्ट रख सकते हैं आप, बट इसमें रीजन क्या होता है, आपके पास जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रे जाएगी। आपको बताया था कि जो फोकस होता है, फिर 2f1 लिखेंगे, f1, तो रे क्या होती है, यहाँ से ऐसे जाती है, इस प्रकार से पीछे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट से ऐसे पास होगी। सेकंड जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ऐसा डायग्राम मैंने वीडियो में बनवा रखा है सेम, ये ए डैश बी डैश। ये अब इस इमेज का साइज देखो, और एक इमेज आपके पास ये है, तो इनमें तो रात दिन का फर्क है। देखा जाए तो एक में तो इमेज क्या होती है, कितना छोटा साइज, एक में बड़ा है। तो ये आपको बताना था यहाँ पे। और में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी में 30 का जो क्वेश्चन है, इसमें जो और पार्ट है आपके पास उसके बारे में बताता हूँ। ए कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज एज वेल एज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। बिल्कुल ठीक बात है, किसी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअली बना सकता है कॉन्वेक्स लेंस। 6 केस होते हैं टोटल, 6 में से 5 केस में तो क्या करता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, जबकि जो 6th केस होता है उसमें क्या करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। तो आगे क्या पूछा इसने, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन बोथ द केसेस। बोथ द केसेस में पूछा गया कि क्या इसकी रेंज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड की और वर्चुअल इरेक्ट की। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में जब फोकल लेंथ तक ही रखा जाएगा, 0 से 10 सेंटीमीटर रखेंगे, तो उस केस में जो आपके पास इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब रियल की बात करते हैं कि रियल आपके पास इमेज बने, ठीक है, और मैग्नीफाइड बने, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड जब इन्फिनिटी पे होता तब मैग्नीफाइड नहीं होती, रियल इन्वर्टेड तो होती लेकिन मैग्नीफाइड नहीं होती। बियॉन्ड जब 2f1 रखते हैं तब भी आपके पास इमेज का साइज छोटा होता है, तब भी मैग्नीफाइड नहीं बोली जाएगी। तो कब बोली जाएगी सर, जब उसको 2f1 पे लाया जाएगा तब भी 2f1 पे ही बनती है, सेम बनती है, तो वो मैग्नीफाइड नहीं होती। ठीक है, अब लेस देन होगा, लेस देन क्या होगा इसका, 2 टाइम्स। ठीक है, 10 पे भी होगा, आपके पास रियल बोलेगे, 10 से अगर कम करेंगे तो हम क्या होगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो इसकी रेंज क्या होगी, 10 सेंटीमीटर से लेकर, ठीक है, रेंज की बात कर रहा हूँ, एक्स लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर से लेकर 20। इक्वल का साइन भी नहीं लगा सकते आप, दिस रेंज लाइज बिटवीन 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, इतना लिखेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक होगा, एग्जैक्ट होगा। तो ये रेंज होगी प्यारे बच्चों, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अब बहुत से बच्चों ने यहाँ पे हो सकता है 10 से लेकर इन्फिनिटी तक लिख दिया हो, तो वो आपको गलत हो जाएगा, यहाँ पे चेक कर लेना आप एक बार। ये इसका बी पार्ट था। नेक्स्ट था कि एक एक फंक्शन बताते, रेटिना क्या होता है, रेटिना तो स्क्रीन का काम करता है, वहां पे इमेज बनती है, रेटिना इज द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, प्यूपिल क्या होता है, इट सिंपली कैलकुलेट क्या करता है, ये कितनी अमाउंट की लाइट वहां पे एंटर करेगी, कितनी लाइट को पास करने देना है, ये काम सारा किसका होता है, प्यूपिल का होता है। अब 32 में क्या था, स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर सस्पेंडेड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट। 32 है क्वेश्चन, इसके बारे में बात करते हैं। 32 स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज सस्पेंडेड with its axis perpendicular to magnetic field of horseshoe magnet। जो U शेप का होता है उसको बोलते हैं horseshoe magnet। The conductor get displaced towards left, बिल्कुल डिफ्लेक्ट करेगा ही,
when a current is passed through it, what will happen to the displacement of the conductor if current through it is increased? करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, तो डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा हो जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सेकंड था, अगर इसको दूसरे मैग्नेट, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट से रिप्लेस कर दें तो एकदम से डिफ्लेक्शन देगा, सडन एकदम से घुमाव कर देगा, क्योंकि मैग्नेट जब स्ट्रॉन्गर है तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। थर्ड पॉइंट ने पूछा था कि डायरेक्शन करंट की रिवर्स करने से क्या होगा, डिफ्लेक्शन अब भी होगी, बट किस में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये आपको इसके अंदर पॉइंट में लिखना था। 3 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास है, नेम एंड स्टेट द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए पूछा गया है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए आपके पास यहाँ पे जो आपको पता है कौन सा रूल आपके पास लगता है, ओके, फ्लेमिंग का जो रूल है, फ्लेमिंग का रूल आपको यहाँ पे मेंशन करना था। उसमें फादर मदर चाइल्ड होते हैं, FBC, फादर मदर चाइल्ड, फ्लेमिंग रूल इज यूज्ड हियर। एंड बी पार्ट क्या था, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए वर्टिकल क्या होता है, ये वर्टिकल होता है ऐसे, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये जो सर्कल होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे डायग्राम बनाना था। इसको यहाँ पे बैटरी से आप लोग कनेक्ट कर देते ताकि करंट की आप डायरेक्शन यहाँ पे इजिली बता देते। ये बुक में भी है, एक्टिविटी भी है। अब उसने क्या बोला था इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड आपके पास है, मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड अगर मैं यहाँ बनाऊं आप लोगों को बताऊं तो कुछ इस प्रकार से है, हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। सपोज ये आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड है, ठीक है। अब उसने इसके अंदर क्या पूछा था, मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द रूल विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछिए, करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी प्यारे बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे। अब जैसे करंट जब भी जाता है प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग जो है राइट हैंड थंब रूल जो है, तो इस प्रकार से करंट जाए तो कर्व्ड लाइन इस प्रकार से बनेगी, कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, इस प्रकार से ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल इस प्रकार से। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। डायरेक्शन किस प्रकार से होगी मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को। अब करंट नीचे जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल ही लगेगा, करंट नीचे जा रहा है तो कर्वेचर इस प्रकार से होगी, ऐसे ऐसे मूवमेंट आएगी इस प्रकार से। तो ये आपको आंसर देना था। यहाँ पे रूल लगेगा आपके पास राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको, और करंट की डायरेक्शन भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दी। सब कुछ इसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया। 3 मार्क्स के अंदर आपके था ये जो क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट ओम्स लॉ से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, एक क्वेश्चन था आपके पास, अभी बता देता हूँ। स्टेट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट जो कल स्टार्टिंग में हमने की थी, इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। 36 है, फर्स्ट पार्ट सिंपल डेफिनेशन पूछी थी, आई थिंक ये सभी बच्चों को आती होगी। नेम द फिजिकल क्वांटिटी, स्लोप, स्लोप का मतलब मैंने बताया था डिवाइड होता है प्यारे बच्चों, और जब भी स्लोप करेंगे v बाई आई, तो v बाई आई होता है क्या है, r, यही तो ओम्स लॉ था, v इज इक्वल टू आई आर। तो इसका आंसर आएगा, फिजिकल क्वांटिटी लिखनी थी आपको, लिखना था रेजिस्टेंस। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बच्चों का पेपर बहुत ही बढ़िया हुआ। इसी प्रकार से जो 6 मार्च को पेपर क्लास 12 का, वो भी इसी प्रकार से उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं उन बच्चों का पेपर ऐसे ही हो। मेरी ब्लेसिंग उन सभी बच्चों के साथ है। अब हम बात करते हैं इस प्रकार से, वी आई ग्राफ आपके पास गिवन था, वी दिस वन आई इस प्रकार से गिवन था। यहाँ पे 0.2 मेंशन था, यहाँ पे 0.4, 0.6 इस प्रकार से मेंशन था, यहाँ पे 1.5, 3.0, 4.5 इस प्रकार से कुछ पॉइंट मेंशन थे जो आपको यहाँ पे देखने थे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना था, वैल्यू भी बोली गई थी। बहुत से बच्चे इस पॉइंट को मिस कर गए कि वैल्यू कब निकालनी थी। सर इसके अंदर गिवन था टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है, ऐसा यूनिट के अंदर उसकी वैल्यू निकालनी थी रेजिस्टेंस की, तो v बाई आई होगा, डेल्टा v बाई डेल्टा आई भी लिख सकते हो आप लोग इसको। अब 1.5 था, 1.5 माइनस 0, और करंट आपके पास 0.2 से 0 था, तो क्या बनेगा 1.5 डिवाइडेड बाई 0.2, ओके, 1.5 डिवाइड बाय 0.2। अब 1.5 को 15 बाई 10 लिख सकते हो, और 0.2 है तो ये 2 बाई 10 होगा, तो 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल कर देना, ये आंसर आएगा 7.5 ओम। तो ये आपके पास प्यारे बच्चों इसका आंसर था।
नेक्स्ट बताते हैं, इसने रिलेशनशिप पूछी थी kWh और जूल के अंदर, बहुत ही आसान सा था। kWh जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, जिसके अंदर यूनिट हम लिखते हैं, और इसका आंसर आएगा 3.6 × 10⁻⁶ किलो का मतलब ये होता है, वोट रहेगा 1 आवर में कितनी सेकंड होती है। किसी बच्चे ने अगर ये इसका आंसर लिखा तब भी गलत, सही है, गलत नहीं है सॉरी, तब भी सही है। ये आंसर भी आप इसका लिख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है इसके लिखने की, नोटेशन यही होती है। नेक्स्ट आपके पास है फैमिलीज। हाँ, पावर के रिगार्डिंग एक आपके पास केस बेस्ड स्टडी था, बहुत ही इजी। दो लेंस आपके पास थे, एक लेंस की पावर थी +4 डायोप्टर, 39th लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। एक लेंस की पावर थी आपके पास +4 डायोप्टर, और एक लेंस की पावर थी -2 डायोप्टर। ठीक है, ये पूछा इन दोनों से जो लेंस बनेगा +4 कॉन्वेक्स की होती है, गिवन थी इसके अंदर, और ये आपके पास कॉनकेव की। बताया भी था आपको फोकल लेंथ पावर किसकी नेगेटिव पॉजिटिव होती है। जब इनको ऐड करेंगे 4 - 2 +2 आएगा, प्लस नेचर किसका होता है, कॉन्वेक्स का, मींस कन्वर्जिंग, यहाँ पे आंसर आएगा। नेचर पूछा था तो कन्वर्जिंग लिखेंगे, और लेंस पूछा जाता था आपसे तो आप क्या लिखते, कॉन्वेक्स लिखते, कन्वर्जिंग नेचर होगा, कन्वर्जेंट। यहाँ पे कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर, पावर दे रखी है, कोई खास बात नहीं, आराम से निकाल देंगे सर। फोकल लेंथ क्या आएगी यहाँ से 1 जो पावर दे रखी, पावर कितनी थी यहाँ पे -2.5, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट का 10 ऊपर जाएगा, 10 क्या आएगा 25, यहाँ से माइनस साइन 5 से कितने पे जाएगा आपके पास, 5 2 जा 5 से 5, यहाँ पे कितना आएगा -0.4, ये इतनी मीटर, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। सेंटीमीटर भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, 40 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, वो भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक माना जाता है उसको भी। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजीशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, जो पार्ट इसका 3 था। ये प्रॉब्लम भी थी, एक दो बच्चे का भी मैसेज भी आ गया सर इसके बारे में बताओ, अभी बता देते हैं। जैसे पावर आपको गिवन थी 0.1 डायोप्टर, ठीक है, पहले तो फोकल लेंथ निकालनी प्यारे बच्चों, यहाँ सेंटीमीटर के अंदर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में सब सेंटीमीटर में गिवन है। और आपके पास लेंस कौन सा है, प्लस गिवन है, वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया 100/p, और कितना 0.1, ये आपके पास 0.1 है। 0.1 अगर बात करें तो यहाँ से फोकल लेंथ आपके पास सेंटीमीटर में कितने आएगी, ठीक है, 0.1 ये ऊपर जाएगा तो आपके पास फोकल लेंथ इतने सेंटीमीटर हो जाएगी, 0.1 डायोप्टर। ओके, P = 1/f, अगर यहाँ से निकालें तो यही रिजल्ट आएगा, P = 1/f = 1/p, p मीन्स 0.1, 0.1 मीन्स 10 मीटर। हाँ बिल्कुल यही आएगा, 10 मीटर को अगर 1000 में आप रिप्लेस करेंगे तो इस प्रकार से आंसर आएगा, कुछ ज़्यादा ही आएगा वैसे अगर देखा जाए तो, बाय मिस्टेक हो गया, या तो इनसे +1 ही लिखना था, चलो जो भी है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ v गिवन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, u गिवन आपके पास यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक है, v निकालना था हम लोगों को। जहां तक मेरा आइडिया है ये आपके पास 0.1 ना होके 1 ही देना था, चलो जैसा देखते हैं अब इसके बारे में। 1/v - 1/u = 1/f, अब यहाँ से v क्या होगा 1/f + 1/u, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ कितनी आई है इसकी अभी जो हम लोगों ने फाइंड आउट की, +u, ये आपके पास कितना 20, और u को हमेशा नेगेटिव पुट करते हैं, ये मैं अभी एक बार के लिए भूल गया था, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा 1, -20 से कितने में जाएगा 50 पे, तो आपके पास आंसर कितना आएगा -49/1000, ये आपके पास आंसर आएगा इसका, v की वैल्यू आएगी इतनी, ठीक है, इतने सेंटीमीटर, ये आपको इसका आंसर बताना था v की वैल्यू, ठीक है। और क्या पूछा था, v ही पूछा था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड देन फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर कैसे, क्या नेगेटिव आया है तो नेगेटिव आप बता सकते हो कि लेफ्ट साइड में बनेगा आपके पास, ओके, लेफ्ट साइड में बनेगा तो रियल भी होगा आपके पास और इन्वर्टेड भी होगा। ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पे गया, फोकल लेंथ आपके पास कितनी है, यहाँ पे फोकल लेंथ इतनी दी गई है आपके पास, और u इतना है, फोकल लेंथ के इसके बीच में है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा आपके पास, और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, क्या नेचर लिखेंगे, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ये इसके नेचर के बारे में लिखना था। ओके, आराम से हो जाएगा।
और क्या पूछा है इसके अंदर, सी पार्ट के अंदर और में ही पूछा गया था, हाउ इज द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में एक ही केस होता है और वहां पे मैग्नीफाइड इमेज बनती है, कॉनकेव में क्या होता है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है, क्योंकि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है दोनों के दोनों आपके पास अगर देखा जाए कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बट एक में बड़ी होती है और एक में छोटी होती है। अब कहता है अंडर व्हाट कंडीशन डू ए कॉन्वेक्स एंड ए कॉनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव लेंस तो हमेशा ही कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो वर्चुअल ही बनाएगा, लेकिन कॉन्वेक्स में कंडीशन है जो ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है, उसी केस में आपके पास क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ये सेट 1 के बारे में था, मोस्टली पेपर सभी सेट का ही सेम था। अब अगर बी पार्ट की बात करें, नेक्स्ट सेट की बात करें, तो उसमें क्या था, किस प्रकार से क्या कुछ चेंजेस थे, तो अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर सेट बी में क्वेश्चन नंबर 13 14 बिल्कुल सेम है, 15 वही है सेम, 16 नो एक्स्ट्रा सेम रिपीटेशन एंड असर्शन रीजन ऑल्सो। अब 17 में दे दिया, पहले 20 पे था, बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर अलग अलग है और कोई चेंज खास नहीं है। 22 सेम है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट मतलब कि जो मुझे 28 दिखाई दिया, इसमें इस प्रकार से स्टेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर सस्पेंडेड विद एक्सिस, हाँ करंट को इंक्रीज करेंगे मैग्नेट, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है, तो इसमें कोई खास चेंज नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अभी 5 अभी किया है हम लोगों ने। अच्छा, इसमें एक सेक्शन डी में जो एक रेजिस्टेंस का एक न्यूमेरिकल आया, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा, किस प्रकार से आएगा तो इसके बारे में बात करते हैं। 10 ओम है, 20 30 बिल्कुल इजी पूछे गए। मैंने तो यहाँ से आपको करंट भी फाइंड आउट करना बता दिया था, लेकिन वो पूछा ही नहीं गया इसके अंदर। बहुत ही इजी इस बार बोल सकते हैं कि बच्चों के लिहाज से बहुत ही अच्छा पेपर था। 30 ओम और इसको 10 वोल्ट से यहाँ पे कनेक्ट किया गया था, इस प्रकार से गिवन था 10 वोल्ट। यहाँ पे दो ही चीज पूछी गई थी, आर इक्विवेलेंट पूछा था, 1/r करके इजिली आप फाइंड आउट कर सकते थे पैरेलल में सभी, क्योंकि 3 रास्ते यहाँ से जाने के 1/30। कितना आएगा यहाँ से अगर एलसीएम देखा जाए, तो एलसीएम आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, 6 + 3 + 2। अब 1/r की वैल्यू आपके पास आएगी 5 11/60। इसको उल्टा कर देना था, ये रेजिस्टेंस आएगा 60/11। अब बात करते हैं सर यहाँ पे जो करंट है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे, V = IR, तो I क्या हो जाएगा, V/R। V 10 गिवन था, R आपके पास 60/11, 11 ऊपर जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आएगा 11/6 एम्पियर। ये करंट आपके पास आएगा और ये वैल्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस की निकाल दी। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने थे। ओके, नेक्स्ट पावर के रिगार्डिंग है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है जो मुझे यहाँ तक दिखाई दिए, तो नो चेंजेस है। ये सेट बी था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा रेजिस्टेंस का बोल सकते हो, ये फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में सेम नहीं था। ग्रेस मार्क्स का मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन डाउट में है, अगर चाहो तो वो कर सकते हो आप लोग उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट नंबर आपके पास है 3। ठीक है, सेम क्वेश्चन 11 जो आपके पास है 13 14, उसके बाद 15 सेम है, 16 भी वही सेम क्वेश्चन है, करंट रेटिंग नॉर्थ साउथ। असर्शन रीजन में अगर बात करें आपके पास असर्शन रीजन भी सेम है, पॉइंट इंक्रीज हाँ सेम है आपके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपके पास हाँ एक क्वेश्चन है 29, इसके बारे में बात करते हैं, जो आपके पास इसमें थोड़ा सा अलग से पूछा है, साइन कन्वेंशन ने पूछी, हाँ इसको करते हैं। नेक्स्ट आपके पास 31 वही सेम है, 31 के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। 35 एक क्वेश्चन इसके अंदर है जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में पूछा गया है। चलो ये 2 क्वेश्चन अभी करते हैं। हाँ वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कर देना, बार बार बोल रहा हूँ तो आप सभी प्यारे बच्चे हैं, बिल्कुल शेयर करेंगे अगर काम अच्छा लगेगा तो आप लोगों को, और कोशिश करेंगे आपके छोटे भाई बहन बड़े जो भी है उनके लिए भी हम वीडियो ऐसे बनाते रहें। फिजिक्स में जितनी मदद हो सकती है वो बिल्कुल मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 29, क्या इसके अंदर स्टेटमेंट है सर, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो 3 सेंटीमीटर on a white screen using a concave mirror। मिरर आपके पास गिवन है कॉनकेव। कॉनकेव जब भी गिवन होता है तो फोकल लेंथ आप सभी को पता है कि नेगेटिव ही ली जाती है। कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है नेगेटिव में लेंगे।
इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर u गिवन है, u नेगेटिव ही होता है हमेशा, -18, फाइंड द वैल्यू ऑफ v हाइट ऑफ इमेज, क्या होगी? चलो फाइंड आउट करते हैं अभी। अब पूछा है तो क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन हम करेंगे ही। सॉल्यूशन के लिए आपके पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मिरर है तो प्यारे बच्चों यहाँ पॉजिटिव साइन ही होगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब कॉनकेव है तो फोकल लेंथ आपके पास नेगेटिव होगी, नेगेटिव में कितने लिखी है हमने यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू -1/12 माइनस, अब u कितना है -18 है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1/12 प्लस 1/18 इज इक्वल टू 1/v। अच्छा न्यूमेरिकल है, बढ़िया है। अब क्या होगा ये 36 एलसीएम आएगा, 12 3 जा माइनस साइन प्लस 2 तो क्या आएगा -1/36, ये v आएगा आपके पास -36। अब उसके बाद हाइट के बारे में पूछा है, सेकंड पार्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, माइनस साइन के साथ आता मिरर में, ये ऑब्जेक्ट टू साइड मल्टीप्लाई होगा, v आपके पास आया -36, u हमेशा ही नेगेटिव ही होता है आपके पास, जो हमने -18 लिखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 3, माइनस है माइनस कैंसल 2, अब ये आएगा -6, ये मत कहना इस माइनस से ये माइनस क्यों नहीं कैंसिल किया, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन की आपके पास वैल्यू आएगी, हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी यहाँ से -6, और साइज पूछते हैं तो 6 भी आप लिख सकते हैं, चलेगा, वो भी कोई खास बात नहीं होती उसकी। डिफाइन पावर ऑफ लेंस, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए रे ऑफ लाइट after falling through a lens, the focal length of a lens is -10 centimeter, write the nature, नेगेटिव है कॉनकेव होगा भाई, एंड फाइंडर्स पावर, पावर क्या होगी P इज इक्वल टू 100/f, सेंटीमीटर में तो 100 बोला था मैंने और मीटर में है तो 1, तो यहाँ पे 100/10 करेंगे तो आपके पास 10 आंसर आएगा, पावर आएगी -10 डायोप्टर। If an object is placed at distance of 20 centimeter from the optical center of the lens, according to the new Cartesian sign convention, what will be the sign of magnification in this case? Object is placed at distance 20, चलो करते हैं क्या पूछा गया है। अभी जो आपके पास फोकल लेंथ आपके पास कितनी है यहाँ से -10 सेंटीमीटर, -10 मीन्स क्या है आपके पास कॉनकेव, ठीक है। अब इसने बोला है कि ऑब्जेक्ट को 20 पे अगर प्लेस करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट ये मत कहना कि 20 पे इमेज बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, कॉनकेव है आपके पास, कॉन्वेक्स में ऐसा होता है, कॉनकेव है तो आपके पास इमेज कहाँ बनेगी ये पूछा गया इसके अंदर। ऑप्टिक अकॉर्डिंग टू न्यू व्हाट विल बी द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इन दिस केस, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन तो जो है ना आपके पास अगर बात करो ओनली साइन के बारे में पूछा गया है, तो कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव लेंस में विर्चुअल इमेज बनती है, और विर्चुअल में जो मैग्निफिकेशन होता है हमेशा ही पॉजिटिव आता है, साइन पूछा गया तो पॉजिटिव ही आप यहाँ से आंसर छोड़ सकते हो। अगर वी पूछता तो हम लोग फाइंड आउट करते, डायग्राम बनाते, वैसे बता भी देता हूँ आपको कैसे होगा। ये 10 है, ये आपके पास 20 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, पैरेलल रेज आएगी, फोकस से पास होगी इस प्रकार से, सेकेंडरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, यहाँ पे इमेज बनेगी, बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है तो मैग्निफिकेशन का साइन हमेशा ही क्या होता है पॉजिटिव, और रियल एंड इन्वर्टेड के लिए क्या होता है हमेशा ही नेगेटिव। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, ये मत कहना कि सर सिंपल आपके लिए था हमारे लिए नहीं था, तो भाई ये बिल्कुल ईजी न्यूमेरिकल थे, आप लोगों को पढ़ने चाहिए थे, बिल्कुल आसान आसान थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जो 10th में होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे से वीडियो। अब पूछा गया है डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर, ओके, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन appliance to maintain 1 ampere current with respect to time is called electrical power, its unit is basically watt, the commercial unit होती है kWh, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल की कैलकुलेशन की जाती है kWh। राइट द रिलेशन बिटवीन द यूनिट एंड जूल, अभी बताई थी आपको 1 kWh जो होता है वो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है, ये रिलेशन होती है। बिल्कुल वीडियो में से डिटो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो अगर नहीं देखे तो आप अब भी देख सकते हो, 4-5 दिन पहले की है, 1-2 दिन पहले की है, बिल्कुल सेम ऐसे आया था। बी पार्ट क्या है, इन ए हाउस 2 बल्ब ऑफ 50 वाट, ठीक है, लिख दो नंबर ऑफ अप्लायंस कितने हैं 2, 50 वाट है, 6 आवर चलते हैं, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके अंदर प्लस करना चाहे प्लस कर दो। एक आपके पास इलेक्ट्रिक गीजर है, उसकी पावर आपके पास दे रखी है इन्होंने 1 किलोवाट, तो किलो दे रखी तो आप इसको पहले वोट में लिख लें ताकि दिक्कत ना आए। 1 आवर डेली, टाइम दे दिया 1 आवर। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, ठीक है, 30 से इसकी मल्टीप्लाई कर देना और 30 से इसकी भी भूल मत जाना, तो इस प्रकार से आपको करना है और डिवाइड कर देना किससे, 1000 से। अलग अलग से करना चाहो अलग अलग से कर सकते हो इसको,
ठीक है। अब यहाँ से करना चाहो 3 6, ठीक है, 6 6 36, 0 इंटू 50 बाई 1000, कैंसल कैंसल, ओके। 5 से 2, 2 से 18, 18 तो यहाँ से अकेला इससे आ गया 18, प्लस अब इसका कैंसिल होगा तो 30 ही बचेगा ओनली। 1000 अलग से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 848 यूनिट आंसर आया है। अब कितने रुपीज हैं चार्ज वो देख लेना, इसमें 8 रुपये बोला गया है, 8 रुपये, ठीक है, 8 रुपये पर KD। 8 से 8 का करेंगे, 8 8 जा 64 होता है 6, अब 8 4 जा 32 होता है 32 और 6 होता है 38, तो इतने रुपए आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा 384, ठीक है। ये थे भाई आपके आज का जो एग्ज़ाम था, वो सभी क्वेश्चन जितने भी थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।